नुकसान है, क्योंकि इस ईएमआई का तो वो बहुत चार्ज और दुनिया भर के चार्ज तो दे ही रहा है, अगले ईएमआई का भी भरे। लेकिन कस्टमरों को अगर नॉलेज नहीं होती तो सोचते हैं कि ये बोल रहा है तो सही बोल रहा है, लॉक कर दें और जो है बाकी अगले महीने की देखा जाएगा। मतलब उनको ये नहीं समझ में आता कि आपका पर्सनल इसमें फायदा भी है, लेकिन वो सोचते हैं कि आप जो बोल रहे हैं उनके हित में बोल रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से मिसगाइड है। देखिए सीधी दोस्तों, एनआई लीगल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बुलाया करते हैं अलग अलग, ताकि आपको कानून की जो है गहरी समझ हो सके। आज हमने इसीलिए एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रोचक और बहुत ही ज़रूरी तरीके से जो है एक हमारे भाई को आमंत्रित किया है। इनका मैं परिचय भी कराऊंगा आपको और ये भी बताऊंगा कि मैंने इनकी पहचान गोपनीय क्यों रखी है। गोपनीय रखने का मकसद ये है कि ये अभी चूंकि उस सेक्टर में काम कर रहे हैं, अगर इनकी ये इंटरव्यू जो है वो रिवील होता है तो जाहिर सी बात है इनको परेशानी हो सकती है। हालांकि ये इनका भी बात हुई थी कि ये इस सेक्टर को छोड़ने के लिए पूरी तरह से आतुर हैं। इनकी कुछ कंपनी ने इनके काफ़ी पैसे होल्ड कर रखे हैं, ये अभी मजबूरी में कर रहे हैं। तो आज आप ये जो फिलहाल जो वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है कई सारी नई बातें पता चलेंगी। और ये चीज़ जो हो रही है कि बैंक जो कि एजेंसियाँ के थ्रू जो हरासमेंट किया जा रहा है रिकवरी के नाम पे, इसको रोकने के लिए हम लोग बहुत ही, आप लोग जानते हैं, तरह तरह के वीडियो लाते रहते हैं समय समय पे, ताकि जो इलीगल काम हो रहा है, हमको लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है कि पेमेंट कस्टमर को नहीं करना चाहिए। अगर बैंक का लोन लिया है तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हम लोगों को एनआई लीगल का उद्देश्य ये है कि किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी जो है नागरिक को परेशान न किया जाए इस बात पे कि उसने लोन ले रखा है, और लीगल तरीके से उसको परेशान न किया जाए कि उसको जो है जो भी आरबीआई की गाइडलाइन है उसके हिसाब से ही उससे रिकवरी कराई जाए, ना कि जो है अपने बनाए हुए नए नए नियम से या नए नए तरीके से या ग्राहकों को एक लेवल से हट से जाके उनको प्रताड़ित करके इस तरह से न किया जाए। तो आज हमने इनकी नाम पहचान सब अलग रखी है। उनको हम मिस्टर आकाश कहकर संबोधित करेंगे, हालांकि इनका असली नाम नहीं है, ताकि बच्चे हो सके इनसे। तो मिस्टर आकाश, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। जो है ये आप जो है एक बैंक की रिकवरी के लिए एक एजेंसी में बतौर जो है FOS फील्ड ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इनका मैं परिचय आपको दे दूँ तो, और ये तो अब आगे के अपने बारे में बताएंगे। तो आकाश जी, ये बताइए कि जैसे कि आप ये बहुत कई वर्षों से ये काम एजेंसी के लिए कर रहे हैं रिकवरी का, ठीक है। तो आप ये पहले सबसे दर्शकों को समझाइए कि ये काम आपको, जैसे आपको डे 0 से बताइए कि मान लीजिए कि आपको काम अलॉट होता है तो कैसे काम शुरुआत होती है आपकी? देखिए, जानकारी के लिए बताते चलूं कि सबसे पहले तो जो बैंक होता है वो एक एजेंसी को ये काम प्रोवाइड करता है कि क्योंकि उसमें ये रहता है कि बैंक का जो खर्च आता है रिकवरी एजेंट के हिसाब से वो कम आता है, क्योंकि जो DRA लाइसेंस वाले होते हैं वो उसके लिए उनको सैलरी ज्यादा देनी पड़ती है, तो वो एजेंसीज को ये काम दे करके और उनसे कम पैसों में रिकवरी एजेंट बना करके उनसे ये काम करवाया जाता है। मतलब बैंक अपने रोल पे बंदों को नहीं रखती है, जी हाँ, वो जो है एजेंसी को काम दे देती है और एजेंसी को कमीशन देती है, और एजेंसी जो है उसको फिर वो बंदों को हायर करते हैं। तो आप लोग कमीशन पे होते हो या सैलरी पे होते हो या दोनों मिला के होता है? देखिए, हम लोग तो सैलरी पे होते हैं, लेकिन सैलरी बहरहाल हम लोगों की इतनी ज्यादा नहीं रहती है, लेकिन ये है कि हम लोगों का इसमें इंसेंटिव ऐड रहता है। मतलब जो मेन फैक्टर होता है वो इंसेंटिव का होता है आपको? जी हाँ, इंसेंटिव। अगर इंसेंटिव ना मिले तो आपको सैलरी से गुजारा नहीं होगा? सैलरी से बिल्कुल मान के चलिए, इस महंगाई में तो बिल्कुल गुजारा नहीं होगा। और ये है कि हम लोगों को लालच दी जाती है कि आप लोगों को अगर इतना केस रिजॉल्व करेंगे तो आपको उस हिसाब से आपको इतना जो है वो इंसेंटिव मिलेगा। अच्छा, मान लीजिए जैसे मिसाल तो समझाइए, जैसे मान लीजिए किसी ग्राहक की EMI 5 तारीख की है, ठीक है, तो आप लोग का जो रिकवरी का जो स्टेप प्रोसीजर होता है वो किस तरह से होता है, कैसे आप काम करते हो? देखिए, अलग अलग एजेंसी का अपना एक अलग अलग प्रोसेस होता है। एक तो प्रोसेस ये होता है कि एक ऐप के जरिए आपका कस्टमर का डेटा मिल जाता है, आप जाकर के उसके घर पे विजिट करते हैं, उसका एड्रेस ढूंढना पड़ता है। हम लोगों का एड्रेस ढूंढने में सबसे ज्यादा मुश्किलें आती है, मशक्कत करनी पड़ती है। और दूसरा रास्ता ये है कि कुछ एजेंसियां क्या करती हैं कि इसमें ये होता है कि ये जो ऐप के जरिए मैंने आपको बता दिया, और दूसरा ये होता है कि वन लाइनर जो होता है, वन लाइनर में हम लोगों को एक कस्टमर का डेटा दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सेल पे पूरी शीट बना करके हम लोग को व्हाट्सएप पे भेज दी जाती है कि आप जाइए इसकी रिकवरी करिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो मैंने आपको पहले जानकारी दी कि एक दो तरीके होते हैं, एक तो वन लाइनर हो गया, एक ऐप के जरिए हो गया। तो ये दो तरीके से। तो आप लोग क्या पूरे महीने किसी कस्टमर को अप्रोच करते हैं या किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम, ऐसा कुछ रहता है? देखिए, ये एक अलग अलग एजेंसी का अलग अलग तरीका, क्योंकि मैंने तो कई एजेंसियों में काम किया है, सबका अलग तरीका। एक तो तरीका मैं आपको बता दूं कि एक तो पहले तो स्टार्टिंग में ये होता है कि हम लोग को काम नहीं मिलता है। मतलब ये कि 10-15 दिन तो कॉलिंग रहती है। हाँ, मतलब रिकवरी एजेंट जो होते हैं वो पहले कॉल करते हैं, मतलब उसकी टीम एक अलग होती है और घर जाने वाली टीम अलग होती है। तो पहले ये कॉलिंग चलती है 10-12 दिन, 15 दिन, जो भी प्रोसेस होता है। कुछ कंपनियों में 10 दिन, कुछ कंपनियों में 12 दिन, तो कुछ कंपनियों में, जी हाँ, बकेट में। उसके बाद ये होता है कि जब देखते हैं कॉल से कोई कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कॉलिंग नहीं उठा रहा है, ये नंबर ब्लॉक किए दे रहा है, तो उसके सिलसिले में ये होता है कि रिकवरी एजेंटों को डेटा दिया जाता है कि जाइए आप उनके घर पे विजिट करिए। देखिए दर्शकों, आपको बकेट के बारे में जानकारी दे दें कि जैसे कोई EMI मान ली आपकी 5 तारीख को है और अगर वो टूट जाती है, यानी कि आप उसको पेमेंट नहीं कर पाते हैं 5 तारीख को, मान ली 5 जनवरी को आपको पेमेंट करना था, 5 को नहीं कर पाए,
तो ये जो है अगले मतलब 5 फरवरी तक, ठीक है, यानी कि एक EMI आपकी अब ये जो है फिलहाल ऐप पे या कहीं पोर्टल पे दिख रही होगी कि लैब्स दिख रही होगी, तो इसको बकेट एक्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे ही अगर मान लीजिए अगले इस दौरान आपने पेमेंट कर दिया अगली EMI की पेमेंट होने से पहले, तो केस आपका नॉर्मल हो जाएगा और वो रेगुलर जैसे कि EMI आपकी पे होती है वो होती रहेगी। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी अगली 5 फरवरी को भी आपकी EMI जो है टूट गई और आप पेमेंट नहीं कर पाए, तो अब यानी कि आपकी EMI जो हो गई वो 2 जो है वो हो गई जो जिनका पेमेंट नहीं हुआ है, तो अब वो बकेट 1 में चली जाएंगी। उसके बाद भी इस तरह 2 में, उस तरह से 90 दिन के बाद में वो आपके NP में चली जाती हैं। तो बकेट X 1 और 2 यानी ये 90 दिन से पहले होता है और उसके बाद में जो है आपका बकेट इसी तरह से चेंज होता रहता है और एजेंसियों को भी इसी तरह से चेंज किया जाता है। क्या हर आपके पास जो जिस मान लीजिए कस्टमर का बकेट है X देख रहे हैं, तो 1 क्या आप ही देखते हो या किसी दूसरी एजेंसी के पास जाता है या कोई और देखती है? देखिए यहाँ पर तो हर इंसान को, हर एम्प्लॉय को, कंपनी में एजेंसी में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको अलग अलग एक्स का बकेट एक्स का दिया गया, अलग अलग जो है बकेट के मतलब प्रोफाइल दी जाती है उन पे काम करने की। जैसे बकेट एक्स का हो गया, जैसे आपने जानकारी के लिए बताया कि जैसे कि 1 महीने की बाउंसिंग पे बकेट एक्स यानी बकेट 0 भी कहा जाता है, और उसके बाद में दूसरी मंथ की अगर EMI बाउंस होती है तो बकेट 1 में आ जाता है, ऐसी तीसरी में बकेट 2 में आ जाता है। तो हम लोगों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो बकेट 1 और बकेट 2 की रिकवरी में होती है, लेकिन सबसे इजीली जो रिकवरी होती है वो बकेट एक्स में हो जाती है। बकेट एक्स में, क्योंकि कस्टमर नॉर्मली कभी कभी हो सकता है कि और वजह से या कोई मान लीजिए भूल गया या मान लीजिए कहीं गलत टाइम पे पैसा उसने जमा नहीं किया बैंक में या उसको मान लीजिए, तो कभी कभी एक्स के कन्वर्जन रेट जो होता है वो सबसे ज्यादा रेट ज्यादा होता है, आप कहना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग जो इसमें तरीका इख्तियार करते हैं विजिट करने का, विजिट करना चाहते हैं, तो ये क्या सारा कुछ लीगल वे में ही विजिट करते हैं? अब देखिए स्टार्टिंग में तो लीगल वे में हम लोग जाते हैं, लेकिन जब लास्ट का साइकिल क्लोज होता है, साइकिल जो है वो क्लोज होता है, तो हम लोगों को कुछ स्टेप ऐसे हैं जो कंपनी की प्रेशराइज करने की वजह से हम लोग को लीगल स्टेप उठाने पड़ते हैं। अच्छा। जैसे कि कस्टमर को टाइमिंग ओवर होने के बाद भी कॉल कर देना, टाइमिंग होने के बाद विजिट कर देना, या बिना अथॉरिटी लेटर के, बिना जो है वो DRA लाइसेंस के हम लोग विजिट करते हैं। अब तो सारी चीजें इंटरनेट के ऊपर आ गई हैं, कोई भी जानकारी लेकर के अगर हमसे पूछ ले और फिर हम लोगों के पास का जवाब नहीं रहता है और कस्टमर फंसा लेता है, कभी कभी लोगों को बिठा भी लेता है कि आपने लीगल एक्शन कैसे ले लिया। तो एक हमारा दोस्त था और उसके साथ भी यही हुआ था, तो काफी उसने अपना पर्सनल सोर्स लगाया। मतलब इसमें कंपनी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। अगर कोई एजेंसी अगर आपको काम दे रही है तो अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो कंपनी आपका सपोर्ट करने के लिए नहीं खड़ी होती है, और बैंक से तो कोई ऑलरेडी मतलब नहीं रहता, क्योंकि बैंक ने तो ऑलरेडी एक एजेंसी को काम दे रखा है। मतलब शोषण आपका जो है वो शोषण होता है, और आप अगर फंस जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो इसमें कोई भी बैंक तो बिल्कुल हाथ नहीं डालता होगा। आपका पर्सनल सोर्स है तो आप वहां से निकल सकते हैं, वरना फिर आपका कोई प्रॉब्लम आपको मतलब कंपनी। तो क्या एजेंसी ऐसे ही बंदों को रखती है मतलब हायर करते वक्त जो थोड़ा मतलब लोकली बैकग्राउंड से मजबूत होते हैं? क्या ये भी चुनाव देखा जाता है इसको ऐसा कि लोकल लेवल के बंदे जो हायर किए जाते हैं वो मतलब उनका वो दबंग टाइप के हों, इस टाइप से? ये भी बहुत जरूरी होता है ऐसा? नहीं, देखिए बकेट एक्स में जो बंदे होते हैं वो नॉर्मल बात करने के लिए रखे जाते हैं। अलग अलग बकेट में अलग अलग तरीके का इंसान होता है। जैसे बकेट 1 है, बकेट 2 है, इसमें जैसे कि आपने बताया दबंग टाइप के लोग, तो वो उसमें इस तरीके से हायर किए जाते हैं ताकि उनसे उस तरीके से बात। अच्छा, आप लोग नॉर्मली क्या, जैसे कि वैसे तो गाइडलाइन के हिसाब से आपको कस्टमर के अलावा किसी से भी बात नहीं करनी है उसके केस के बारे में, लेकिन क्या आप लोग इसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं? तो किस तरह से आप क्या किन लोगों से बात करते हैं? देखिए पहले तो हम लोग कस्टमर के घर जाते हैं, अगर कस्टमर नहीं मिलता है या घर पे ताला चढ़ा जाए। कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ जब हम रिकवरी करने जाते थे तो उसमें यह होता था कि कस्टमर के घर गए, अब कस्टमर नहीं मिला, ताला चढ़ा के वो किराए का मकान है कहीं और वो चला गया। पहली बात तो एजेंसियों की ये गलती है कि बिना घर का सर्वे किए वो लोग लोन दे देते हैं, फिर हम लोगों को प्रेशराइज किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, जाओ उनके घर पे बार बार जाओ। तो हम लोग बार बार विजिट करते हैं, तो भाई एक बार गए, 2 बार गए, उसके घर में ताला मिला। अब ये होता है कि कोई भी रेंट पे रह रहा है वो चेंज कर दिया, अब उसको हम कहाँ ढूंढें? और इस सिलसिले में होता है कि पड़ोसी से हम लोग पूछते हैं या उसके घर का कोई और मोबाइल नंबर निकालते हैं। मतलब हम लोग से जितनी संभव कोशिश हो सकती है हम लोग उस तक पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इसके लिए तो आप ऐसे भी तरीके अपनाते होंगे कि मान लीजिए लीगल तरीके भी अपनाते होंगे कि जाहिर सी बात है कि वो पड़ोसी से मतलब पूछते होंगे, घर वालों से पूछते होंगे, तो ये तो आरबीआई के हिसाब से नहीं, लेकिन आपको करना पड़ता है। जी हाँ जी, आरबीआई की गाइडलाइन में बहरहाल ये तो नहीं है, लेकिन ये है कि कंपनी के जब प्रेशर आता है तो हम लोगों को कुछ स्टेप ऐसे उठाने पड़ते हैं जो कि इलीगल होते हैं। और अगर कस्टमर पेमेंट नहीं करता है तो प्रेशर हम लोग को पास आता है, हम लोग गाली खाते हैं इसमें। मतलब आप जो आप पड़ोसी से बात करते हैं या जो आप रिश्तेदारों को फोन करते हैं या जो दोस्तों को फोन करते हैं इनके, तो जब वो पता होता है कि ये लीगल नहीं, लेकिन अब आप चूंकि आप बता रहे हो प्रेशर इतना रहता है कि आपको जो है करना ही पड़ता है क्योंकि और कोई चारा नहीं होता कस्टमर तक पहुंचने का, यही आप कहना चाह रहे हैं? लेकिन ये चूंकि ये आरबीआई ने सख्त इसको मना कर रखा है, लेकिन वही सारी बात है कि प्रेशर का ही मामला रहता है। अच्छा, जो आप लोग की सैलरी होती है तो इसमें जैसे आपने बताया कि इंसेंटिव का मेन लालच दिया जाता है, तो मान लीजिए आपको किसी महीने 30 केस मिले हैं
तो उनमें से जैसे कि आपका जो पेमेंट जिनका होता जाएगा तो वो केस आप फॉलो करना बंद कर देते हैं कि मतलब किस तरह से 300 पे काम करते रहते हैं? देखिए, जिसका केस रिसॉल्व हो जाता है, जिसने पेमेंट कर दिया है, अच्छा, उसकी एक फाइल अलग बन जाती है, उसका जो है वो कंप्यूटर में रिजॉल्व हो जाता है, रिजॉल्व का सिस्टम उनको अप्रोच नहीं करते, उनको अप्रोच नहीं करते। लेकिन जिनका नहीं होता है, एक कस्टमर पे हम लोग 5 बार 10 बार 8 बार जितनी बार वो पेमेंट नहीं करेगा, हम लोग प्रेशराइज करते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं। मतलब इससे कोई रूल नहीं होता कि जैसे कि कस्टमर ने एक बार मना कर दिया कि भैया हमने बताना हमें पेमेंट नहीं है, तभी आप मानोगे नहीं, आप मतलब जाते रहोगे? कस्टमर मना कर देता है, कंपनी नहीं मना, कंपनी कहती है आप जाइए, एजेंसी नहीं मना करती, एजेंसी और बैंक नहीं मना करता, बैंक भी नहीं करता और आपको लगातार जो है भेजा जाता है, करना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी ने पेमेंट नहीं किया तो वही रूल है कि मतलब जब तक वो पेमेंट ना कर दे तब तक आप उसको अप्रोच करते रहोगे, उस पे कॉलिंग करते रहिए, उसके घर जाते। अच्छा, कस्टमर कई बार बताता है कि आपका भैया हमारे यहाँ दिक्कत चल रही है, समस्या है, तो क्या जैसे आप ये चीज अपडेट करते हो अपने अपर अथॉरिटी को? नहीं, तो हम लोग उससे कोई मतलब होता है या वो कहते हैं कि नहीं जाओ, उसको हमें मतलब नहीं है? नहीं, देखिए, बैंक तो ये बैंक कहती है उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है। अच्छा, एजेंसी जो होती है वो ये कहती है उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। उनके घर में कुछ हो जाए, कोई हमने इंश्योरेंस कंपनी तो खोल नहीं रखी है कि हम इनका लोन माफ कर देंगे, ठीक है। तो कंपनी जो होती है, ये जो एजेंसी होती है, ये आपको प्रेशराइज करती है, मतलब आपका उत्पीड़न, आपको प्रताड़ित करती है कि इनके पास जाओ। मतलब इसमें एम्प्लॉय का भी प्रताड़ित होता है और वो कस्टमर भी प्रताड़ित होता है। तो आप मान लीजिए अगर आपने मान लीजिए 20 विजिट की किसी कस्टमर की, तो आपको भी एक रहता होगा कि यार इतना काम हमने ऑलरेडी कर लिया है, अगर नहीं पैसा आएगा तो बेकार हो जाएगा मेरा ना, तो आप पूरी कोशिश करते रहते हो? मतलब देखिए, अमूमन जैसे किसी की सैलरी कम है, अब वो एक कस्टमर के पास 5 बार जा रहा है, तो उसका 5 बार तो वो पेट्रोल यूज हो रहा है ना। ठीक है, तो आप उस 5 बार का पैसा तो दोगे नहीं, आप तो उतनी सैलरी दोगे जितने आपने बंदे को रखा है। हाँ, जाहिर है। ये वैसे भी ज्यादातर एजेंसियां मैंने सुना है कि बहुत ही फिक्स पेट्रोल का भी पैसा देती हैं, उसके ऊपर देती नहीं है। 1000 1500 का पेट्रोल दे दिया, 2000 का दे दिया, और जाहिर सी बात है कि बंदा बार बार जा रहा है तो उसका पेट्रोल हिसाब से लग रहा है। तो आप लोगों को भी एक तरह से रहता है, खींच से रहती है कि पेमेंट किसी तरह से हो ही जाए। जी हाँ, जी हाँ। हम लोग सोचते इतनी मेहनत करी पेमेंट हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता है तो उसमें हम लोगों का भी लॉस होता है, कंपनी का भी लॉस होता है और वो बैंक का भी लॉस होता है। बैंक तो एक अलग बात है, खैर बैंक का तो अपना बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के, वो तो ब्याज पे ही पैसा कमाते हैं, ठीक है, वो तो कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहे हैं, वो भी ब्याजी से पैसा, उनकी पूरी साइकिल चल रही है किसी, तो उनको तो ऑलरेडी कोई भी बैंक अभी तक नुकसान में नहीं रहा है, तो वो तो एक अलग विषय है। लेकिन आपका और एजेंसी का फायदा तभी है जब केस रिजॉल्व होगा, जब केस रिजॉल्व हो जाएगा, नहीं तो और उसी से हम लोगों को सैलरी मिलेगी। और अगर वो भी खतरा है कि हो सकता है कि उस बकेट के बाद वो दूसरे एजेंसी को चला जाएगा, तो देखा गया है, आप लोग रेपुटेशन बनाए रखने के लिए, तो क्या मतलब ये टारगेट बैंक द्वारा रहता है बहुत सख्त कि इतना % रिकवरी होनी ही चाहिए? जी, बिल्कुल होता है। एजेंसियों का जो आपस में काम होता है शायद ये भी डिपेंड करता है कि काम मिलेगा तभी जब आपका अच्छा परसेंटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर कि आपको एक परसेंटेज दी जाती है। अच्छा। जैसे कि आपको 65% करना ही करना है। अच्छा। आप कहीं से करें, आप 10 चक्कर जाएं, कस्टमर को आप जितना हो सके आप उतना आप परेशान करें। मतलब इसमें यह है कि कंपनी ना आपको देखती है कि आप कितना पेट्रोल लगा के जा रहे हो, ना ही कस्टमर के उत्पीड़न को देखती है। मैंने एक और रिकवरी एजेंट से बात की थी, तो उन्होंने का कहना था कि जैसे कि अगर आपने मान लीजिए 95 से 100% अचीव किया, सारे केस किए, तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। 90 से 95% किया तो इतना मिलेगा। तो वो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे आपका परसेंटेज बढ़ता है तो आपका इंसेंटिव भी बढ़ता है, तो इसलिए ज्यादा लालच के चक्कर में ज्यादा केस रिजॉल्व कराया जाता है। जी हाँ, जी हाँ, कि है ना, ये इस तरह से होता है। अच्छा, ये बताइए कि DRA जैसे आपने बताया कि बहुत एजेंटों के पास में नहीं होता है, ठीक है, तो उसके बावजूद भी वो विजिट कर रहे हैं आज के टाइम में। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा आकाश जी, ये बताइए कि जैसे कि आपकी जो डे एक्टिविटी होती है शुरुआत से, मान लीजिए आज सुबह से आप कैसे काम शुरू करते हैं और कैसे कैसे करते रहते हैं शाम तक, रात तक, ये बताइए जरा इसके बारे में। यहाँ पर देखिए, हम लोगों की टाइमिंग जो होती है वो सुबह 9 बजे से हम लोग को हमारा TL अलर्ट कर देता है। अच्छा। और वो शुरू से आँख खुलते ही आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है। मतलब आँख खुले, आपका माइंड संतुलन नहीं रहेगा, फौरन आपके ऊपर प्रेशर दे दिया जाएगा, निकलो, उठो, विजिट करो, कितनी विजिट है, कितने केस हैं। मतलब आप सुबह उठेंगे नहीं कि आपको प्रेशर। आज का जो प्रोजेक्शन आपको मिल जाता है? मतलब जी हाँ, आज का मिल जाता है। अच्छा, तो वो आप उस हिसाब से फिर जो है TL के हिसाब से। अच्छा, मान लीजिए आप काम नहीं कर, बीच में आपने गोला मार दिया या आप कहीं आप, तो कैसे ये निगरानी कैसे आपकी ऊपर होती है कि मतलब आप काम कर ही रहे हैं? देखिए, अब तो इतना टेक्निकल समझ लीजिए ज़माना है। पहले तो जब इतना टेक्निकल ज़माना नहीं था तो ये सब ट्रैक होना थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन अब क्या है कि हम लोगों से लोकेशन मांगी जाती है। सुबह आप उठिए, घर से निकलते वक्त फोटो डालिए। अच्छा। हाँ, उसके बाद जब आप कस्टमर के घर गए तो आपके TL के पास वो डेटा होता है कि आप किन किन कस्टमर के पास आज गए हैं, वो पूरा आप कंप्यूटर में वो एक्सेल पे शीट बना के रख लेता है। अच्छा। लेकिन जब आप कहीं जाते हैं, जैसे कि आपका विकास नगर आपकी विजिट लगी है, सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल, तो आप विकास नगर जैसे ही आप जाते हैं और
और आपका टीएल का फोन आता है, क्या विकास नगर पहुंच गए? मैं बोलता हूँ जी सर पहुंच गए, लोकेशन भेजो, फोटो भेजो। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सिर्फ दौड़ रहा है, वो दिखावा कर रहा है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये सब चीजें इस तरीके से ट्रैक हो जाती है। बहुत सी जगह तो ऐप होता है, वो ऐप जो कंपनी देती है उसमें लोकेशन जहां जहां आप चलोगे तो लोकेशन उनको दिखती रहेगी कि आप कहां कहां जा रहे हैं। कुछ जगहों पे आपने जहाँ काम किया है वहाँ पे ऐप की भी निगरानी होती है, ऐप से भी आप पता करते रहते हैं। अगर ऐप नहीं है तो फिर कई एजेंसी में ऐप भी है, कई एजेंसी में जो है लोकेशन हम लोग को। क्या इसमें क्लाइंट, जैसे आप क्लाइंट के यहाँ पहुंचे तो क्लाइंट से टीएल भी बात कराने को बोलता है आपसे कि बात कराओ मेरी, या इस तरह से कि चेक करने के लिए कि आप वाकई पहुंचे कि नहीं? कंफर्मेशन के लिए टीएल पूछता है कभी कभी कि आप खाली, ऐसा तो नहीं कि आपसे याराना हो गया है कस्टमर का और कस्टमर बोल रहा है कि भाई देखो ऐसा है, ये 150 ले लो और हमारा पीछा छोड़ दो, रहने दो, तो टीएल इसलिए बात करता है। अच्छा, टीएल को ये लगता है कि जो है ये कहीं दोनों आपस में मिले तो नहीं, मिल तो तो इसलिए टीएल जो है वो फॉलो। टीएल भी तो विजिट करते होंगे आप लोगों के साथ में कभी? देखिए टीएल जो होते हैं वो विजिट तब करते हैं कि जब आप वो देखते हैं कि आप केस रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, वो पर्सनली ग्राउंड पे आके, मतलब पहले शुरुआत में लेवल में आप जाते हो, फिर आपके साथ में टीएल जाते हैं, वो लास्ट सर्किल में, और हाँ उसके बाद में फिर वो आपके बैंक के बंदे भी जाते हैं साथ। जी हाँ जी, वो साथ में जाके देखते हैं कि आपकी रिकवरी करने का तरीका है, क्या आप गलती कर रहे हो जी, रिकवरी नहीं हो पा रही, और वो भी प्रेशर बनाते हैं, वो भी प्रेशर बनाते हैं कि बैंक से बन के। अच्छा, इसमें हमने ये भी सुना है कि काफी ज्यादा जो नोटिसें होती हैं वो फर्जी होती हैं, तो ये सब कैसे आपको मिलती है, कहाँ से मिलती है? देखिए ये नोटिस तो कंपनी हमें बना के, एजेंसी बना के देती है, किसी एडवोकेट के नाम से, किसी न किसी बहुत बड़े वकील लीगल टर्म यूज करके, किसी का नाम यूज कर, ज्यादातर तो फर्जी होती है। अच्छा, इसमें एक चीज देखिए, एक लीगल नोटिस तो मैंने देखा है, उसमें ये रहता है कि एडवोकेट का नाम लिखा है, उसका नंबर ही नहीं है। अगर वो बात करना चाहे, वो फर्जी होती है, वो फर्जी होती है, मतलब उसमें कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि वो फर्जी होती है। अगर कोई बंदा बात करना चाहे एडवोकेट से कि भैया आपने ये भेजा है, तो कांटेक्ट करना चाहे, वो कांटेक्ट नहीं। तो आप लोग इस तरह की फर्जी नोटिस बना के मतलब डराने के लिए, डराने धमकाने के लिए जो है वो डरे इसको, इस चीज से, ताकि सीरियस ले लें और फौरन पेमेंट कर दें, वरना उनका मुकदमा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ऐसा होता नहीं, अब तो आरबीआई की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि आप जो है सिर्फ ज्यादा प्रताड़ित नहीं कर सकते, नहीं आप अब तो गाड़ी खींचने का भी वो नहीं है। अच्छा, तो आपको मान लीजिए कि जो है बैंक अगर उसने बोल दिया कस्टमर ने भाई जो है आप पेमेंट हम नहीं कर पाएंगे इस महीने, तो आप मतलब रुकते नहीं हो, उसके बावजूद भी आप उसको अप्रोच करते ही करते हो, आप क्या रुक जाते हो? देखिए स्टार्टिंग में तो हम लोग विजिट करते हैं, जितनी हो सकती है। एक हम लोगों को टाइम दिया जाता है, जैसे इस महीने में हम लोगों को एक कस्टमर के पास 5 चक्कर जाना है, 10 चक्कर जाना है। अगर इस महीने में वो केस नहीं रिजॉल्व हुआ तो अगले महीने वो दूसरी एजेंसी को केस ट्रांसफर हो जाता है, फिर हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, हम लोग सिर्फ सिविल खराब कर, इसीलिए आप जो है इसलिए हर संभव कोशिश करते हो कि किसी तरह से पेमेंट, हर संभव कोशिश करते हैं, हर तरीके से प्रेशर बनाते हैं लोगों को, लोग जाते हैं और फर्जी नोटिस के जरिए ये प्रेशर बनाया जाता है ताकि वो पेमेंट को कर। और बाकी अपने साथ में आप टीएल को और बैंक को भी लेके जाते हो बाद में जब देखते हो? वो टीएल खुद कहते हैं कि हम भी। अच्छा, एजेंसी को जो पैसा मिलता है बैंक से, मान लीजिए कि एजेंसी के पास में 500 केस आए, ठीक है, तो 500 केस में से मान लीजिए 300 केस रिजॉल्व हुए, ठीक है, मतलब 300 केस पे पेमेंट हो गया कस्टमर से, तो क्या 500 के 500 पे पेमेंट मिलेगा एजेंसी को या 300 पे मिलेगा, कैसे? और आपके मान लीजिए 30 केस हैं, तो आपके 30 केस में मान लीजिए 20 केस पेमेंट हुए, तो 20 केस के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा या 300 केस के हिसाब से पेमेंट मिलेगा? थोड़ा ये समझाइए। देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि अगर कोई भी एजेंसी आपको वो टारगेट दे रही है, ठीक है, तो वो टारगेट आपको पूरा करना ही करना है। अगर आपने 20 से टारगेट तक नहीं पहुंच पाए, टारगेट के अगर 1-2% कम है तो पेमेंट हो जाता है, लेकिन अगर टारगेट से बिल्कुल कम है या आप आधे से भी कम कर चुके हैं तो फिर पेमेंट नहीं होता। जैसे आपको मान के चलिए 30 केस दिए, 30 में से अगर आप 22 कर लेते हो, 25 कर लेते हो या 28 कर लेते हो, तब तो पेमेंट मिलने की उम्मीद है, सैलरी के बाद जी। अगर नहीं कर पाते हो तो फिर आपको सैलरी नहीं मिलेगी। और इंसेंटिव कब मिलेगा आपको, किन केसों में मिलेगा 22 में से? इंसेंटिव तो मतलब वो अलग अलग केस होते हैं, मतलब उसमें भी परसेंटेज के हिसाब से कितने परसेंटेज पे आपने बकेट किया उस हिसाब से इंसेंटिव मिलता है। आपने 95 से 100 किया तो इतना, 90 से 95 इतना, 85 से इतना, तो मतलब ये भी परसेंटेज के हिसाब से ही मिलता है। जी हाँ बिल्कुल। तो एजेंसी को पेमेंट जो आप बता रहे हैं कि मतलब जितने केस रिजॉल्व करते हैं उसी हिसाब से उनको मिलता है, बैंक से मिलता है। अगर जो उनके रिजॉल्व नहीं हो पाते, यानी जो केस आपके रिजॉल्व नहीं होते, यानी कि आपकी मेहनत वो बेकार हो गई, उसका पे पेमेंट भी नहीं मिलता है और हम लोगों को जो पेट्रोल लगता है उसका भी कुछ नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा आता है कि हम लोग की सैलरी तक फंस जाती है। इसीलिए आप लोग इतना ज्यादा मतलब जो है हर केस पे लगे होते हो कि कोई तरह से पेमेंट आ जाए खींच खाच के, कैसे भी करके, कस्टमर चाहे प्रताड़ित हो चाहे कोई से मतलब आपको नहीं होता। क्योंकि कस्टमर कई लोग बताते होंगे कि भाई हमारे घर में दिक्कत है, समस्या है, तो ये जब आप टीएल को ये बात बताते हो कि साहब उसके यहाँ तो समस्या है, वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो अब क्या टीएल आपका या आपका बैंक आपको बोलता है कि भैया रहने तो मत जाओ, या आपसे बोलता नहीं जाते रहो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। टीएल बोलता है ये इनकी प्रॉब्लम है। अच्छा, आपका ड्यूटी है, आपको जाने मतलब आपको आप चाहे हो ना जाओ, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। ये आपके हाथ में नहीं रहता, हमारे हाथ में नहीं रहता। मतलब जो डेली की विजिट होती है वो आपके हाथ में नहीं होती, वो कस्टमर आपका टीएल ही आपको बताता है। वो हमारा टीएल जो होता है वो अपने तरीके से वो बात करता है, वो टीम लीडर जो आपका होगा कि वो आप मतलब आपका जैसे आपको लग रहा है किसी केस में नहीं जाना चाहिए, लेकिन तब भी आपकी यहाँ पे मर्जी नहीं चलती। हाँ, मर्जी नहीं चलती है। वो बोलते हैं बैंक हो, एजेंसी हो, कोई भी टीएल
टीएल हो, अगर हम ऊपर बात करके भी बात करते हैं समझाने साहब यहाँ कोई फायदा नहीं जाने का, तो वो बोलते हैं हाँ कोई फायदा नहीं, तुम्हें करना करो ना। वो बोलते हैं कि आपको नहीं करना है, आप छोड़ दो, और आपसे हो नहीं पाएगा, मैं दूसरे को दे देता हूँ। तो मतलब इसमें प्रॉब्लम किसी की समझी नहीं जाती, प्रताड़ित लगातार लगातार। अगर कस्टमर की प्रॉब्लम आप ऊपर बताना भी चाहो तब भी आप कुछ नहीं कर सकते, आपको मतलब उनका सिस्टम में ही रहना पड़ेगा। वो बोलते हैं वो कस्टमर की प्रॉब्लम है, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको फिर जॉब खोनी पड़ेगी, सीधी सी बात। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। वो करना है करो, ना छोड़ दो। मतलब कि टोटल ओवरऑल जो समझ में आ रहा है मोटा मोटा कि पैसा किसी तरह से रिकवरी करनी है, चाहे वो लीगल वे पे हो चाहे इनलीगल वे। कोई भी नियम कायदे कानून की बात नहीं होती है कि मतलब कि जो है ये प्रैक्टिकल जो चल रहा है वो समस्या है। अच्छा, कई जगहों पे जैसे कस्टमर मान लीजिए जानकार है या जागरूक है, ठीक है, तो उस कंडीशन में मान लिया किसी ने जो 112 पे फोन कर दिया पुलिस को, कई हम लोग ने देखे हैं, यूट्यूब पे भी आते रहते हैं कि कहीं पे कस्टमर फोन कर देता है, पुलिस को बुला लेता है, तो इसमें आपकी हेल्प कोई मतलब ज्यादा ऊपर का कोई अधिकारी नहीं करता, आपको निपटना पड़ता है खुद से। देखिए इसमें ज्यादातर यही रहा है क्योंकि हमारे सामने कई केस है, मैं तो काफी साल से कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ कि कंपनी सिर्फ आपको सैलरी देने तक की आपसे रिश्ता रखती है, बाकी आपका अगर जो है ऊपर वाला ना चाहे एक्सीडेंट हो जाए, आपको पुलिस पकड़ ले, ये आप अपने पर्सनल सोर्स से उस मुसीबत से निकल के आएंगे। इसमें कंपनी आपको कोई सपोर्ट नहीं करती, एजेंसी और बैंक। हाँ, ना ही आपकी इसमें जॉब सिक्योरिटी है, ना ही आपकी कोई प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाला जा सकता है। आप काम कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, इसमें सीधा सही है कि कंपनी आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगी किसी भी वे में। अच्छा, जैसे आरबीआई की सख्त गाइडलाइन है कि संडे के दिन और नॉर्मल आपके जो है किसी वर्किंग डे, मतलब जो छुट्टियां रजिस्टर्ड हॉलीडे है, नॉन वर्किंग डे है, उस दिन आपको विजिट नहीं करनी है, ठीक है, कोई भी बैंक से रिलेटेड काम नहीं करना है जिस दिन बैंक बंद हो, जिस दिन बैंक और गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें छुट्टी हो। तो क्या आप लोग उस दिन भी नहीं जाते हैं या आप जाते हैं, इसकी धज्जियां उड़ाते हैं इस चीज़ की, आप इस नियम की? स्टार्टिंग में देखिए तो मंथ के 4 संडे होते हैं, 2 संडे तो हम लोग शुरुआत के साइकिल के नहीं जाते हैं, लेकिन आखिरी के जो लास्ट मतलब साइकिल खत्म होने वाला होता है तो हम लोग के पास इतना प्रेशर आता है कि संडे को भी जाना होता है और यहाँ तक कि कोई छुट्टी नहीं, कोई अगर छुट्टी भी गवर्नमेंट की तब भी हमें जाना पड़ता है। बस ये नहीं है गाइडलाइन में कि आप जाइए, लेकिन आप लोगों को जाना पड़ता है। 7 बजे के बाद आपको नॉर्मली अप्रोच नहीं करना है, लेकिन आप उस कई शाम मतलब सर्किल के लास्ट डेज में आप जाते हो। सर्किल के लास्ट डेज में समझ लिया हम लोग 12 बजे तक की, जो कि लीगल है साइकिल जो आपकी खत्म हो रही है। 7 बजे के बाद कस्टमर का पर्सनल टाइम शुरू हो जाता है, तो हम लोगों के पास इतना प्रेशर रहता है कि हम लोग रात को 12 बजे तक जब तक दिन बदल ना जाए उसको कॉल करते ही रहते हैं, यहाँ तक कि कॉल भी करते हैं। अगर टीएल का फोन आ गया तो हम लोग को फिर 9-10 बजे रात में विजिट भी करनी पड़ जाती है। आप सोचिए इस तरीके से प्रेशर बनाया जाता है एम्प्लॉय के ऊपर भी और कस्टमर के ऊपर भी। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर आपको पता है कि कस्टमर जो है वो 5 तारीख को पेमेंट अगली ईएमआई का कर ही देगा अपनी जो दूसरी वाली है, तब भी आप चाहते हो कि ये वाली ईएमआई जो है पहले वाली आप इसकी किसी से कर दे, चाहे वो वाली भले ना करे, ऐसा भी अप्रोच आपका रहता है? नहीं, इससे कोई फायदा नहीं रहता है। कस्टमर आपको अगर 1 महीने का ही टारगेट मिला है, अगर कस्टमर बोल रहा है कि भैया अगले महीने के हम 1 तारीख को कर देंगे, तो वो फिर हमारे हाथ से वो केस चला जाएगा ना। हम लोग तो कोशिश करेंगे इसी महीने कर दे, इसीलिए हम लोग प्रेशर बनाते हैं। ये सिस्टम है यहाँ पर। अच्छा, तो ये इसमें फंडिंग, जैसे ये फंडिंग का एक मैटर है कि जो है कई बार एजेंसियां ये जो है खुद जो है पेमेंट कर देती हैं, कई बार क्या आप लोगों को प्रताड़ित करती हैं कई बार कि मिलाओ और उसको पेमेंट करो, ऐसा भी होता है? जी हाँ, अनुमान ये देखा गया है कि कंपनी क्या करती है कि वो अपने ग्रेड को बढ़ाने के लिए, ताकि बैंक उनसे काम ना छीन ले। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बैंक उनसे काम ना छीन ले, वो अपनी रिकवरी को चमकाने के लिए ये तरीका अपनाती हैं कि वो अपनी फंड से जो है वो चुप्पे से वो कस्टमर का पेमेंट कर दिया और दिखा दिया कि देखिए पेमेंट हो गया है, मैंने कराया है, वो अपना उन्होंने ग्रेड बढ़ा लिया, इंसेंटिव ले लिया। उसके बाद में फिर वो हम लोगों को प्रेशराइज किया, जो हमने पेमेंट किया वो भी निकाल के लाओ, कमीशन ले लिया। अच्छा, मतलब कमीशन एक तरह से जो है उन्होंने वहां पे बैंक से ले लिया जी, और जो पेमेंट लगाया था वो आप पे प्रेशर बनाएंगे कि इसको लेके आओ, इसकी भी रिकवरी करो। मतलब हमने जो कस्टमर का पेमेंट किया है, मतलब हमने जो उसकी किस्त भर दी, हमने भर दी अपने ग्रेड बढ़ाने के लिए, तो आप इसकी भी रिकवरी करिए। भाई देखिए ये उनका पर्सनल है, उन्होंने कर दिया है, इसमें हम लोग की जिम्मेदारी नहीं रहती, लेकिन अब यही है कि लेके आओ बस। और कभी कभी ऐसा भी क्या होता है कि आपको भी मिलाना पड़ता है, कि एजेंसी को फोर्स करती है तुम भी मिलाओ उसमें पैसे। हाँ, ये भी कहती है कि तुम भी थोड़ा सा मिला दो, बाकी सैलरी आएगी तो मैं देख लूंगा। मतलब ताकि किसी तरह से आप उसमें पैसा निकालने के लिए आप भी फंसे रहो। जी हाँ जी, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से चेंज करके दूसरी फील्ड में जाने वाला हूं, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। अब तो ऐसी गाइडलाइन आ गई है, कंपनी इलीगल काम करती है, लेकिन लीगल वे में अगर देखा जाए तो वो हम लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है यहाँ पे। बिल्कुल जायज है, हम जो है क्योंकि फ्रंट में तो आप ही लोग जाते हैं, फ्रंट में हम ही लोग जाते हैं, कस्टमर को फेस हम ही लोग, और सैलरी भी आप लोग की सबसे कम होती है, आपके टीएल की सबसे ज्यादा होती है और बैंक के अधिकारियों की तो और ज्यादा होती है।
तो सबसे सेफेस्ट तो वही रहते हैं, आप लोगों को रिस्क बहुत ज्यादा रहता जी है। हाँ जी हाँ। और मतलब इस तरह से भी आपको प्रताड़ित किया जाता है कि फंडिंग अगर एजेंसी ने खुद कर भी दी है, लेकिन वसूली उसकी भी वसूली के लिए आपको करना पड़ता है, और उसका शायद कोई पैसा भी मिलता नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बाद में पेमेंट होता है, तो उसका तो कोई इंसेंटिव मिलता नहीं होगा। जी हाँ जी। ऐसा भी होता है, और वो अपना जो आपको लगा वही मिल जाए, यही मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक। अच्छा आकाश जी, ये बताइए कि जैसे कि मान लीजिए कस्टमर की एक EMI अभी टूट की चल रही है, मान लीजिए 5 तारीख को उसको पेमेंट करना है, और अभी वो पेमेंट उसको पता है कि अगली 5 वाली तारीख को हम अपना दूसरी EMI तो मेंटेन कर ही लेंगे, ये वाला पेमेंट ही दिक्कत चल रही है, तो क्या कस्टमर यहाँ पे आपकी क्या अप्रोच रहती है कि अगली EMI पेमेंट करे या इसको किसी तरह से इसको पेमेंट कर दे, क्योंकि बाउंस चार्ज और जो भी बैंक के जो ECS का चार्ज होता है वो तो कट ही चुका होता है, तो क्या कैसे तरह के आप इसमें समझाते हो मतलब कस्टमर को, और क्या अप्रोच रहती है आपकी? देखिए, ये तो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये चीज जो है बहुत से कस्टमर जानना चाहते हैं, उसके लिए मैं जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए, जब कस्टमर की कोई EMI बाउंस होती है तो हर बैंक, कोई भी बैंक हो, वो चार्जेस लगाता है, मतलब अलग अलग परसेंटेज होती है उसमें, इंटरेस्ट का अलग अलग परसेंटेज होता है। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कस्टमर की एक EMI टूटी चल रही है, तो उससे बोल लेते हैं कि ये पेमेंट आप कर दीजिए, अगली EMI भले आप तोड़ दीजिए। हाँ, मतलब अब हम लोग इसको कभी कभी मिसगाइड करना पड़ता है पेमेंट कराने के चक्कर में, जबकि देखा जाए तो कस्टमर का इसमें नुकसान है, क्योंकि इस EMI का तो बाउंस चार्ज और दुनिया भर के चार्ज तो दे ही रहा है, अगले वाली EMI का भी भरे। देखिए, कस्टमरों को अगर नॉलेज नहीं होती तो सोचते हैं कि ये बोल रहा है तो सही बोल रहा है, लाओ कर दें, और जो है बाकी अगले महीने की देखा जाएगा। मतलब उनको उनको ये नहीं समझ में आता कि आपका पर्सनल इसमें फायदा भी है, लेकिन वो सोचते हैं कि आप जो बोल रहे हैं उनके हित में बोल रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से मिसगाइड है। देखिए, सीधी से कस्टमर को हम लोग मिसगाइड करते हैं तो कस्टमर हम लोग को भरोसा कर लेता है, मतलब भाई जब ये कह रहा है तो मान लेते हैं, वो सही है। मतलब आप चाहते हो कि अगले महीने के भले टूट जाए, क्योंकि आपके पास इस महीने के पेमेंट हो जाए, क्योंकि अच्छा सारा जो आपका फोकस रहता है वो उसी महीने का ज्यादा रहता है, मुझे जो समझ में आया। ठीक है कि उस महीने पेमेंट किसी तरह से हो जाए, क्योंकि अगला महीने पता नहीं केस रहे ना रहे, हमें पास आए ना आए, और हमारा जो भी टारगेट होता है वो महीने वाइज होता है आपका, तो महीने की आपकी एक्टिविटी को लेकर ज्यादा आपको प्रेशर रहता है। जी बिल्कुल। चाहे कस्टमर के पास भले अगले महीने के पास पैसा आ जाए या रुक जाए या उसका इंतजाम हो जाए, लेकिन आपको मतलब ये होता है कि चूंकि आपको फायदा नहीं होगा, एजेंसी को फायदा नहीं होगा। ऐसा ही है, एजेंसी चाहती है कि हमारे हाथ से काम न जाने पाए, और उसके लिए फिर वो पेमेंट चाहे वो मिसगाइड ही क्यों ना करना पड़े पेमेंट, लेकिन हमारे हाथ से काम ना जाए। हर इंसान अपना फायदा सोचता है, वैसे ही वो एजेंसी भी अपना फायदा सोचती है, वो कस्टमर का भले नुकसान हो जाए उसको फायदा हो जाए। मतलब इस चूंकि वही बात है कि या तो एजेंसियां DRA बंदों को ले रख के हायर करके काम करा रही होती, तब तो काम में कंपटीशन भी बना होता है और अच्छे लोग होते हैं और अच्छे रिकवरी एजेंट काम करते हैं, लेकिन चूंकि अब दायरा बढ़ा दिया है, किसी को भी भर लेते हैं, किसी को भी जो है अपनी नौकरी दे देते हैं, तो इसमें भी उनके पास ऑप्शन भी रहते हैं कि अगर तुम नहीं करोगे दूसरा कोई कर लेगा। तो बेरोजगारी इतनी है, कोई भी इंसान अगर 10-12,000 15,000 उसको मिल रहे हैं तो वो कर लेता है, मजबूरी में क्या। अगर सही से सिद्धांतिक रूप से DRA वाले बंदों से कराया जाए तो शायद इतनी हरासमेंट ना हो, क्योंकि उनकी डिमांड भी बनी रहे और जॉब भी उनको अच्छी मिले और उनको कायदे कानून से काम जैसे करे, लेकिन बेरोजगारी का फायदा उठाते जो आप बता रहे हो। जी हाँ जी हाँ जी, बेरोजगारी का अगर आपको लगातार यानी प्रेशर रहता है कि ये करो नहीं तो छोड़ दो। जी अच्छा, आपको भी सुनना पड़ता होगा काफी इतना एक्सपीरियंस के बाद भी कि करो या तो नहीं तो छोड़ दो। यहाँ तक कि हम लोग को तो कई बार ऐसा फटकारा जाता है अच्छा कि हम लोग समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं कि हम लोग छोड़ ही दें तो बेहतर है। आप लोग खुद भी मतलब एक तरह से कस्टमर वाली फीलिंग में चले जाते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, पेमेंट नहीं हो पा रहा, मतलब एजेंसी हम लोग को भी प्रताड़ित करती है और कस्टमर को भी प्रताड़ित करती है। बैंक भी आपको करता है अप्रोच करके बीच बीच में, हम लोगों पर ट्रिपल जो है प्रेशर आता है। पहला तो कस्टमर का, वो तो बोलेगा है नहीं या घर चेंज करके चला गया, फिर एजेंसी का प्रेशर आता है, फिर बैंक का प्रेशर आता है। मतलब आपको लगातार जो है अगर आपकी भी फीलिंग कस्टमर वाली हो जाती है कि बिल्कुल पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, तो आपको भी जैसे लगता है कि जिम्मेदार है। यही वजह है कि मैं इस फील्ड को चेंज करके दूसरी फील्ड में बहुत अच्छी बात है। देखिए दर्शकों, इसीलिए हमने मिस्टर आकाश को मतलब बुलाया, इसीलिए कि इनके अनुभव को आप समझ सकें, क्योंकि ये जो अनुभव बता रहे हैं ये वाकई में आपको ऐसे या तो आप झेल के समझ पाएंगे या तो आपको बताने वाला नहीं, कोई कभी एजेंसी का बंदा कोई नहीं बताएगा, कभी बैंक नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा आपको। ये समझ लीजिए अंदर की बातें हैं जो ये बता रहे हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से सज्जन आदमी है और ये इस इंडस्ट्री को ही छोड़ने के चक्कर में है और छोड़ रहे हैं जल्दी से। इनकी एजेंसी ने काफ़ी पैसे रोक रखे हैं और जल्दी ही इन्होंने अभी हमको इंटरव्यू से पहले बताया कि हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि दूसरा कोई लाइन में जाने जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है लगातार प्रेशर, लगातार हरासमेंट ना सिर्फ बैंक जो है, बैंक और एजेंसी ना सिर्फ कस्टमर का करती है, बल्कि कहीं ना कहीं अगर रिकवरी एजेंट भी उनके हिसाब से काम नहीं कर रहा होता है तो उसको भी वो उस हिसाब से प्रताड़ित करते हैं। अच्छा अगर ये बताइए, इसमें सैलरी जैसे मान लीजिए आप लोग का होती है, क्या सैलरी टाइम पे आती है या सैलरी भी आगे पीछे आती है, या जैसे काम छीन गया आपका, मान लीजिए बैंक ने ले लिया तो सैलरी उसमें उस कंडीशन में क्या होता है?
देखिए यहाँ पर जब कोई भी नया एम्प्लॉय ज्वाइन होता है उससे कहा जाता है सैलरी 10 को आएगी, 10 को कभी आती नहीं। अच्छा अच्छा। कभी 12 को आ रही, कभी 15 को, कभी 16 को, कभी 18 को। ये तो हो गया सैलरी की एक टाइमिंग। अच्छा। कि मतलब जो टाइम बताया जाता है उस टाइम पे नहीं आती, सैलरी कभी नहीं आती है। जी। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे कि इसमें किसी की 10 तारीख की किस्त जाननी है, अच्छा। उसके पास नहीं आ रही सैलरी, उसने तो वादा कर रखा है, उसकी भी बात खराब हो रही है। तो ये दावा किया जाता है कि सैलरी 10 तारीख को आ जाएगी, तो 10 तारीख को नहीं आती, कभी 15 को, कभी 16 को, यहाँ तक लगी 18 तारीख हो जाती, नहीं आती। तो उसके बाद में ये होता है कि जब कंपनी अपना काम समेट लेती है, जैसे कि एजेंसी को काम दिया, एजेंसी के बंदे उस टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे, अब उन्हीं ने क्या किया कि उस कंपनी से, उस एजेंसी से काम ले लिया। ऐसा है तुम्हारे बस का नहीं, मैं दूसरी एजेंसी को दे रहा हूँ। ठीक है। तो वो जो काम छिन जाता है एजेंसी से, तो वो एजेंसी ना जो है किसी को पेमेंट नहीं करती है। मतलब जितने भी एम्प्लॉय हैं, टीएल से लेके और वो रिकवरी एजेंट तक, एफओएस जितने भी हैं सारे, उनका सबका ही सैलरी रुक जाती है। हालांकि हमारी भी सैलरी रुकी हुई है। अच्छा। इससे पहले कंपनी में मतलब 2-3 कंपनियों में मेरा तकरीबन अच्छा खासा पैसा बाकी, मुझे सैलरी नहीं मिली। हालांकि एजेंसी को तो 1.5 से पैसा बैंक से मिल ही जाता होगा, लेकिन एम्प्लॉय जो तब तक छोड़ चुका होता है तो उसकी सैलरी वो मर जाती है। एम्प्लॉय अगर छोड़ता है तो सैलरी मर जाती है। अगर लास्ट मतलब 30 तारीख से पहले अगर वो छोड़ रहा है, 30 तारीख के बाद छोड़ रहा है, वो भी नोटिस दे के, तो सैलरी मिलती है। लेकिन अगर कंपनी काम समेट लेती है, कंपनी ने कहा कि हमें काम नहीं कराना है इस एजेंसी से, दूसरी एजेंसी को काम दे रही है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो कंपनी काम तो लेके जाएगी, साथ में सबकी सैलरी भी लेके जाएगी। मतलब सैलरी देना चाहिए उसको, तो सैलरी नहीं देती है। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि आपके साथियों को, जैसे कि इसमें मैंने ये भी सुना है कि तुरंत एजेंट को एजेंसी हटा देती है झटके से जी। ना कोई नोटिस, ना कुछ, ना कोई नियम, ना कायदा, ना कानून, ना कोई ऑफर लेटर का कोई बात। तो क्या ये असलियत में ऐसे भी ये भी शोषण हो रहा है इस तरह का कि मतलब बंदे को तुरंत हटा दिया जाता है? देखिए, जब एजेंसी कोई गाइडलाइन को मानने को तैयार नहीं है तो यहाँ जब वो अपने कस्टमर से इस तरीके से ट्रीट कर रही है, जिसको सबसे पोलाइटली ट्रीट करने का आदेश और अधिकार संविधान कानून ने दिया है, और तो वो फिर एम्प्लॉय के साथ क्या बर्ताव करेगी? बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ये एक तरह से बहुत ही हाईली प्रेशियस जॉब ये बना देते हैं। और रिकवरी एजेंट चाहते ना चाहते हुए भी उसको उस मोल्ड में काम करना पड़ता है। अगर वो नहीं करेगा तो वो सिस्टम से भगा दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि कुछ दिन बाद वो या जॉब करने के शुरुआती क्षणों में ही वो अभ्यस्त हो जाते हैं। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है, लगातार आप काम करिएगा। ऑन है तो आपकी जॉब सिक्योरिटी है, आपको सारी चीजें में भी आपके साथ शोषण तो वही रहता है। शोषण वही रहता है, लेकिन थोड़ी बहुत पहले से कुछ बेहतर सिक्योरिटी मिल जाती है उसमें। अगर मान लीजिए ग्राहक पेमेंट नहीं करते में जो है क्या मतलब रिकवरी एजेंसी या बैंक या एजेंट जो है वो पैसा ले सकता है? देखिए, यहाँ पर तो यही है कि हम लोग प्रेशर बना सकते हैं, बाकी उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हम लोग प्रेशर बनाते हैं और नोटिस भेजते हैं, विजिट करते हैं। सही है कि हम जबरदस्ती कोई पैसा नहीं वसूल सकता। अगर से वो कस्टमर नहीं देता है तो हम उसका सिविल खराब कर देते हैं, लेकिन ये है कि कस्टमर से उससे आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब आप जबरदस्ती पैसा नहीं ले सकते। तो आज बहुत ही ये आप दर्शकों आपने बहुत ही नए विषय पे और बहुत ही अंदर की बातों को आपने समझा। हमारा उद्देश्य यही है कि किसी तरीके से NIOL का पूरा यही उद्देश्य, हमारा टैगलाइन यही है कि नो इलीगल ओनली लीगल, यानी कि सिर्फ लीगल की बातें हों यहाँ पे, इलीगल कोई भी काम इस देश में ना हो। यही इसी प्रयास के लिए हमारा पूरा जो है मिशन है इलीगल का जो है, हम साथी अधिवक्ता जितने भी सारे काम कर रहे हैं, ठीक है, कि पब्लिक को जागरूक करें, उनके अंदर अवेयरनेस लाएं, उनके अंदर की जो भी गलत चीज़ें हैं, गलत चीज़ों का डर खत्म करें, और वो सही मतलब कायदे कानून को पालन हो, RBI की गाइडलाइन का पालन हो, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन हो, और कोई भी लीगल काम हो। तो इसीलिए आज हमने आमंत्रित किया था हमारे भाई आकाश को, ठीक है। इन्होंने बहुत ही अंदर की बातें आपको वैसे बताई, ठीक है। हम इनकी पहचान और इनका नाम और इनकी जो है चेहरा इसलिए रिवील नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं। हालांकि ये सेक्टर को जल्दी छोड़ देंगे क्योंकि ये भी एक तरह से सज्जन आदमी है और काफ़ी ज़्यादा जो है ये अंदर से इस चीज़ को लेकर देख के बाकी दुखी हुए हैं कि ये सब चीज़ें इनको करनी पड़ती हैं, जाहिर मजबूरी में। आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिए, अपने हेल्पलाइन नंबर पे, व्हाट्सएप पे अपने बताइए। अगर आपको